स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है आपका क्लास 10 के ज्योग्राफी का चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के ऊपर है। इस वीडियो में आपको इस चैप्टर का एकदम वन शॉट एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जो कि बहुत ही सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड मैनर में रहेगा, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा इस चैप्टर का रिवीजन करने में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले व्हाट इज़ ए रिसोर्स, कि रिसोर्स होता क्या है। तो रिसोर्स क्या होता है कि एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज आवर नीड्स एंड इज टेक्नोलॉजी एसेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। मतलब कोई भी ऐसा सामान इस दुनिया में जो कि हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है। आपका प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, वाटर, रिवर, माउंटेन, हर चीज़ जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है और उसको हम लोग टेक्नोलॉजी के मदद से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग अभी काउंट नहीं कर सकते हैं। और इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो उन सब चीज़ों को हम लोग क्या कह सकते हैं, रिसोर्स कह सकते हैं। इसके बाद आता है कि हमारा जो रिसोर्सेस है और जो टेक्नोलॉजी है और इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, सब इंटर रिलेटेड है। तो ये एक कंसेप्ट है इंटर रिलेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, फिजिकल इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। तो ये कैसा है कि जो ह्यूमन बीइंग होता है वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है और उसके बाद वो फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ यानी कि नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है और वो लोग इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं। उससे क्या होता है कि पैसा मिलता है और पैसे से क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से हम लोग रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को हम अलग अलग वेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो रिसोर्सेज को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं। तो ओरिजिन के बेसिस पे हमारा रिसोर्सेज जो है वो दो टाइप में क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहला है आपका बायोटिक रिसोर्सेज, यानी कि प्लांट, एनिमल, फिशेस, ये सब जो है जिसमें लाइफ होता है। उसके बाद आपका है एबायोटिक रिसोर्सेज, लाइक माउंटेन, रॉक, वाटर, जो कि नेचर में प्रेजेंट है बट उनमें लाइफ नहीं होता है। इसके बाद हम लोग रिसोर्सेज को ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसमें भी दो टाइप होता है, एक होता है रिन्यूएबल, लाइक आपका सोलर, विंड, ये एनर्जीज क्या है, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, इसको हम लोग हमेशा यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है नॉन रिन्यूएबल, जिसको हम लोग यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म होते रहेगा, लाइक आपका कोल, पेट्रोलियम, उसको हम लोग अनलिमिटेड यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसको रीजनरेशन होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है। तो इसलिए हम लोग उसको नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में डाल देते हैं। उसके बाद हम लोग रिसोर्सेज को ओनरशिप के बेसिस पे भी क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला है आपका इंडिविजुअल रिसोर्सेज, जो कि कोई भी एक इंडिविजुअल इंसान ओन कर सकता है, लाइक आपका घर, आपका कार, वो जो होगा इंडिविजुअल रिसोर्सेज होगा। फिर होता है आपका कम्युनिटी रिसोर्सेज, जो कि मतलब किसी भी कम्युनिटी के लिए एक्सेसिबल हो, लाइक आपका पब्लिक पार्क हो गया, प्लेग्राउंड हो गया। या फिर उसके बाद आता है हमारा नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज क्या होता है, जो कि किसी भी कंट्री के बॉर्डर के अंदर हो। तो इंडिया के बॉर्डर्स के अंदर जो भी रिसोर्सेज है वो इंडिया का रिसोर्सेज है। तो लाइक मिनरल्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, तो आपका नेशनल रिसोर्सेज है। फिर आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेज, लाइक आपका जो कि रेगुलेटेड बाय ओशन बॉडीज़, मतलब ग्लोबल बॉडी, सॉरी, जो भी चीज़ें ग्लोबल बॉडीज़ रेगुलेट करता है उसको हम लोग इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है ओपन ओशंस, मतलब कि जो भी ओशन है, ठीक है, जो कि आपका ओपन ओशंस है, वो सब क्या है, इंटरनेशनल बॉडीज़ में है। तो उसको अगर हम लोग को यूज़ करना है तो हम लोग को इंटरनेशनल जो बॉडीज़ है, ग्लोबल बॉडीज़ है, उन लोगों से परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका ओनरशिप के बेसिस पे रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन। इसके बाद है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि डेवलपमेंट के स्टेटस पे हम लोग रिसोर्सेज को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेज, लाइक राजस्थान में हम लोग सोलर पावर प्लांट्स लगा सकते हैं, जो कि पोटेंशियल लगता है बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जनरेट करने का। बट जो सोलर प्लांट्स लगाएंगे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो उसको हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है आपका डेवलप्ड रिसोर्सेज, मतलब कि जिसको हम लोगों ने सर्वे कर चुके हैं और उसको भी करंटली यूज़ कर रहे हैं, लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। उसके बाद हमारा आता है स्टॉक रिसोर्सेज, मतलब कि वी लैक द टेक टू एक्सेस देम, मतलब कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि अवेलेबल है बट हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस नहीं कर सकते, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। लाइक वाटर में आपका H2NO2 होता है, ठीक है। तो HO2 मतलब जो भी हाइड्रोजन हो गया और वाटर हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के हमारा वाटर बनता है। तो अगर हम लोग उन दोनों को सेपरेट कर सकें तो हमारा बहुत सारा चीज़ों में ईजी हो सकता है, बट हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग उसको कर सकें।
उसके बाद आपका रिजर्व होता है। रिजर्व मतलब कि जिसको हम लोग फ्यूचर नीड्स के लिए सेव करके रखे हैं, ठीक है। लाइक आपका किसी डैम में वाटर है, वो फ्यूचर के लिए सेव्ड है, तो उसको हम लोग रिजर्व रिसोर्सेज में कंसिडर करेंगे। इसके बाद देखते हैं हम लोग इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज का जो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है उससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है और वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले रिसोर्स डिप्लेशन, मतलब रिसोर्स डिप्लेशन कब होता है, जब रिसोर्सेज को हम लोग ओवर यूज़ करते हैं। जितना हमें ज़रूरत है, जितना यूज़ करना चाहिए, उससे ज़्यादा रिसोर्सेज को हम लोग यूज़ करने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हमारा इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है एक बहुत ही बड़ा रीज़न है रिसोर्स का इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ का। कुछ जो पावरफुल लोग हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, उन लोगों के हाथों में ज़्यादा रिसोर्सेज कंसंट्रेटेड है, तो इसलिए जो है मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के पास कुछ बच नहीं जाता है, ठीक है। तो रिसोर्सेज जो है कंसंट्रेटेड है कुछ लोगों के हाथ में। तो इन सब से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आपको इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। लाइक आपका जो अर्थ है वो पे कर रहा है हमारे इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ के वजह से। ग्लोबल वार्मिंग के वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्रेशन हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो ये सब इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हम लोगों को देखने को मिलता है अगर हम लोग इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करते हैं रिसोर्सेस का, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग मतलब किस तरह से ठीक कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू हम लोग चाहे तो इन सब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट डेट डजेंट डैमेज द इन्वायरमेंट और कॉम्प्रोमाइज द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब कि ऐसा टाइप का डेवलपमेंट जो कि आपका इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करे, ठीक है, और साथ में जो फ्यूचर के नीड्स है उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर हम लोग अच्छे से डेवलप करते हैं नेचर का ख्याल रखते हुए, तो उसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह सकते हैं। और जो भी रिसोर्सेस है वो हम लोग ही बस यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे आगे वाला जनरेशन है उनको भी यूज़ करना है, तो इसी को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिसोर्स प्लानिंग करना पड़ेगा, ठीक है। रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एक इकोनॉमी के लिए, ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी रिसोर्स को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है रिसोर्स प्लानिंग का, कि आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री, मतलब कि आपका जो भी रिसोर्सेस है उसको आप सर्वे कीजिए, मैपिंग कीजिए और इस रिसोर्स को मेज़र कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो सेकेंड स्टेप होता है क्या होता है, प्लानिंग स्ट्रक्चर, मतलब कि आपको टेक्नोलॉजी कौन सा चाहिए, कितने स्किल्ड पर्सन चाहिए, कौन सा इंस्टीट्यूशन आपको सेटअप करना पड़ेगा उस रिसोर्सेज को निकालने के लिए, वो सब चीज़ को आपको सेटअप करना है। उसके बाद आपका जो थर्ड स्टेप होता है वो है मैचिंग प्लान्स, मतलब कि जो भी रिसोर्सेज है उसको नेशनल डेवलपमेंट गोल के साथ मैच किया जाए, क्योंकि रिसोर्सेज का क्या मोटिव है कि हमारे नेशन को डेवलप करे, तो उसको आपको मैच करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग रिसोर्स प्लानिंग जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद महात्मा गांधी जी ने एक कोट कहा था कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। ये जो है एकदम ट्रू है इस सिनेरियो में जो अभी हो रहा है, कि अगर हम लोग अपने नीड्स के हिसाब से बस रिसोर्सेज का यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा इनफ है हमारे लिए, सबके लिए इनफ है। बट जो हमारा ग्रीड है, जो हम लोग अपना नीड से ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं रिसोर्सेज के, उसके वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स जो है रेज हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा रिसोर्सेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका लैंड रिसोर्सेज। तो हम लोग चलिए देखते हैं लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया। तो लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया में हम लोग देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ लैंड रिसोर्सेज, जो कि अलग अलग टाइप ऑफ लैंड रिसोर्सेज इंडिया में अवेलेबल है। तो प्लेन्स का बात किया जाए, जहाँ पे हम लोग खेती वगैरह करते हैं, रहते हैं, तो प्लेन्स जो है हमारा इंडिया का मेजर लैंड रिसोर्सेज पोर्शन में आता है, जो कि 43% है। उसके बाद हमारा माउंटेन्स जो है हमारा 30% है, और प्लेट्यूज जहाँ पे हम लोग को जनरली मिनरल्स वगैरह देखने को मिलता है, तो प्लेट्यू जो है आपका 27% है, ठीक है। तो इंडिया का जो डाइवर्स लैंड फीचर्स है वो क्या है, इंडिया का एग्रीकल्चर का बैकबोन है, और साथ में रिसोर्सेज का और टूरिज़्म का भी, ठीक है। तो जो अलग अलग सीन्स है वो लोगों को, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। अलग अलग जो लैंडफॉर्म्स है वो हमें मिनरल्स रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, और जो प्लेन एरिया है वो एग्रीकल्चर को बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं लैंड डिग्रेडेशन, किस तरह से हम लोग लैंड रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हैं। तो सबसे पहले कॉजेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन के मेन कॉजेस क्या है। तो सबसे पहला है डिफोरेस्टेशन, जो हम लोग इतने जल्दी जल्दी जंगलों को काट रहे हैं, तो उससे हमारा लैंड जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है। उसके बाद है आपका ओवरग्रेजिंग मतलब कि जानवर जो है किसी भी लैंड के पार्ट को बहुत ज़्यादा हम लोग उसमें जानवर को चढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, लैंड का क्वालिटी ख़राब हो रहा है।
फिर आपका ओवर इरिगेशन, बहुत सारे एरिया में इरिगेशन में ओवर इरिगेशन किया जाता है, मतलब कि ज़्यादा पानी दिया जाता है, तो इससे जो फर्टाइल पार्ट है वो जो है पानी के साथ चला जाता है। उसके बाद आपका जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उन सब चीज़ों से भी हमें लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। तो उसके बाद अगर हम लोग लैंड डिग्रेडेशन कर रहे हैं तो हम लोग क्या उसको कंजर्व नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो हम लोग किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं कि अगर हम लोग डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं तो हम लोग को एफोरेस्टेशन करना है, अगर हम लोग ओवरग्रेजिंग कर रहे हैं तो हम लोग को लैंड रिक्लेमेशन करना है, और अगर हम लोग लैंड को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम लोग फॉरेस्ट को काट रहे हैं, तो हम लोग को रिफोरेस्टेशन करना है। एफोरेस्टेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी एरिया में जहाँ पे प्लांट पहले से नहीं था वहाँ पे नया प्लांट्स लगाना, और रिफोरेस्टेशन का मतलब होता है कि किसी एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट को जो हम लोगों ने काट दिया है उस फॉरेस्ट को रिकल्टिवेट करना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। और आज का वीडियो जो है यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया तो आप जो है हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू ऑल।